पर सबसे कम इंटरेस्ट रेट और लोन्स पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको ही क्यों देने पड़ते हैं? चिंता लगी रहती है कि एटीएम का पिन भरते वक्त हाथ ना लगाया तो कहीं बैंक से सारा पैसा गायब ना हो जाए। और तो और आपका लोन किसी और को बेचा जा सकता है। इनफैक्ट बैंकिंग का पूरा मॉडल ही प्राइवेट फर्स्ट और प्रॉफिट फर्स्ट बन रहा है। आज बैंक्स पर आपको कितना भरोसा है? क्या बैंक आपके डिपॉजिट्स का ख्याल रख रहे हैं? क्या आप आसानी से जरूरत पड़ने पर लोन ले सकते हैं? क्या बैंक में रखा आपका पैसा बढ़ रहा है? बैंक्स आपको ठीक ठाक सुविधा तो दे रहे हैं ना? नहीं, आपके डिपॉजिट से मिलकर बना भारतीय बैंक में जमा पैसा 200 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। आरबीआई की एक स्टेटमेंट कहती है कि सारे बैंक्स में जमा धनराशि का टोटल 228 लाख 91 हजार करोड़ है। यही वो पैसा है जो समय समय पर लोगों को लोन पर दिया जाता है। बैंकों के पास आपके डिपॉजिट ना हो तो ना तो वो इतना मुनाफा कमा सके और ना ही धन्ना सेठों को लाखों करोड़ों का लोन दे सके। जब आपका पैसा ही बैंकिंग के सिस्टम की नींव है तो इसकी इमारत में आपको ही सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही? सेविंग्स पर सबसे कम इंटरेस्ट रेट और लोन्स पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको ही क्यों देने पड़ते हैं? स्विस बैंक्स में रखा भारतीयों का पैसा 37,000 करोड़ तक पहुंच गया, पर इंडियन बैंक्स में आपके पैसे की कीमत घटती जा रही है। बेशक लाखों जनधन अकाउंट खुल रहे हैं, पर बैंकिंग का मॉडल अब आम आदमी से दूर होता जा रहा है। क्या हो रहा है हमारे बैंकिंग सेक्टर में, आइए बात करते हैं। रिसेंटली आरबीआई ने अपना रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया, 6 से 5.50 पर आ गए। रेपो रेट कम होने से आइडियली लोन सस्ते हो जाने चाहिए, पर सेविंग्स पर इसका उल्टा असर पड़ता है। आरबीआई के रेट कट करते ही टॉप बैंक्स ने सेविंग्स पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट के रेट्स भी कम कर दिए। अब एसबीआई बैंक सेविंग्स अकाउंट्स पर 2.5% इंटरेस्ट दे रहा है, जो सबसे कम है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के इंटरेस्ट रेट 2.75% है और कैनरा बैंक की 2.9%, बट सभी बहुत कम हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर भी 6 से 7% इंटरेस्ट ही है। कुल मिलाकर आपको सलाह दी जाती है कि इन्वेस्ट करना है तो अपना पैसा म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक मार्केट वगैरह में लगाओ। बैंक के भरोसे मत रहो। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की सलाह देते हैं। एंजल वन का डेटा बताता है कि मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले यूनिक इन्वेस्टर्स 17 करोड़ हैं, जबकि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन 96 करोड़ से ज्यादा है। एसबीआई के ही 50 करोड़ कस्टमर हैं। क्या ये अपने डिपॉजिट्स पर अच्छे रिटर्न्स डिजर्व नहीं करते? रिटर्न्स छोड़िए, बैंक में रखा आपका पैसा बढ़ने के बजाय घट सकता है थैंक्स टू बैंक चार्जेस। एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन से ज्यादा हो जाएं तो 23 रुपए और मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन कर पाए तो 25 से 600 रुपए तक कट जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-2024 के बीच सिर्फ मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी से पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 8,500 करोड़ रुपए बना लिए। रिसेंटली कैनरा बैंक ने एक अच्छी पहल की। 1 जून से सारे कैनरा बैंक के सेविंग अकाउंट होल्डर को कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। दूसरे बैंक्स को भी इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। इसके अलावा एसएमएस चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, चेकबुक चार्जेस वगैरह तो बैंक्स आपसे लेते ही रहते हैं। आप सोचो कि ये अकाउंट बंद ही करा देता हूँ तो 500 रुपए क्लोजिंग चार्जेस, ऊपर से आपके साथ बैंक फ्रॉड हो सकता है। चिंता लगी रहती है कि एटीएम का पिन भरते वक्त हाथ ना लगाया तो कहीं बैंक से सारा पैसा गायब ना हो जाए। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में 36,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड्स की खबर है, पिछले साल से 3 गुना ज्यादा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 6,935 फ्रॉड केसेस रिपोर्ट किए, तो वहीं प्राइवेट बैंक्स ने 14,237 फ्रॉड रिपोर्ट किए। बताया जा रहा है कि 13,516 फ्रॉड केसेस कार्ड और इंटरनेट के माध्यम से हुए थे। ऑफ कोर्स बैंक स्टेप्स ले रहे हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, लेकिन एट द सेम टाइम देश भर में फ्रॉड करने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। फिर आती है लोन्स की बात। 1991 के बाद से छोटे लोन्स की संख्या गिरती जा रही है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी रह चुके थॉमस फ्रैंको ने बताया कैसे छोटे लोन्स का कम होना चिंताजनक है। 1991 में 25,000 तक के लोन्स 94% बोरोवर्स को दिए जा रहे थे और उनका बकाया 22% था। मतलब ये छोटे लोन्स आमतौर पर आसानी से वापस आ जाते थे, बैड डेट नहीं बनते थे। साथ ही 2 लाख तक के लोन्स 99% बोरोवर्स को दिए जा रहे थे। ओवरऑल आम आदमी
आदमी के लिए बैंक्स के दरवाजे खुले थे। फिर आता है साल 2001, जब 25,000 तक के लोन्स की संख्या कम होकर 71.7% पर आ गई, जबकि उधार लेने वाले इन्हें टाइम से चुका रहे थे। बस 7% बकाया था। 2014 तक 25,000 या उससे कम वाले लोन्स बस 23.5% रह गए। 2 लाख तक के लोन्स भी 78.4% पर आ गए। अब 2025 में 25,000 तक के लोन्स बस 15.3% रह गए हैं और इनकी बकाया राशि कुल आउटस्टैंडिंग राशि का बस 0.2% है। कुल मिलाकर गरीब आदमी को दिए जाने वाला पैसा कम हो रहा है। तो बैंक्स का पैसा जा कहां रहा है? और आम आदमी लोन चुका देता है तो बैंक्स के एनपीएस कैसे बढ़ रहे हैं? 1991 में 4 करोड़ से ज्यादा लोन लेने वाले बस 2,811 बोरोवर्स थे और इनका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट अमाउंट था 20.1%। लिबरलाइजेशन के एक दशक के बाद 2001 में 4 करोड़ से ज्यादा का लोन लेने वालों का नंबर बढ़कर 18,151 हो गया और इनका आउटस्टैंडिंग भी बढ़कर 46.6% तक आ गया। 2014 में 10 करोड़ से ज्यादा के लोन 4,03,000 लोगों को दिए गए और इनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 65.5%। यही नहीं, 10,941 लोगों को 1,000 करोड़ से ज्यादा के लोन्स दिए गए। अब तो आरबीआई ने 100 करोड़ से ज्यादा के लोन लेने वालों का डेटा दिखाना ही बंद कर दिया है। 2025 में 10 करोड़ से ज्यादा के लोन्स 1,49,000 बोरोवर्स के पास हैं। इनका आउटस्टैंडिंग है 38%। आप कहेंगे कि ये तो 2014 से बहुत अच्छा है। जी, वो इसलिए क्योंकि पिछले 10 सालों में बैंक्स ने 16.5 लाख करोड़ राइट ऑफ किए हैं, मतलब माफ कर दिए हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बताया कैसे सरकारी बैंक्स पर 10 कंपनियों का 62,000 करोड़ बकाया था, पर सरकार ने इनको 16,000 करोड़ में सेटल करवाया। और गैस कीजिए, ये 10 कंपनियां इतने सस्ते में किसको सौंप दी गई? देश के फेवरेट अडानी ग्रुप को। अनिल अंबानी की कहानी सब जानते हैं। उन पर 53 बैंक्स का 49,000 करोड़ बकाया था, पर कॉर्पोरेट्स के लोन सेटल करने के लिए बनाई गई ऑफिशियल वॉशिंग मशीन एनसीएलटी ने बस 47,000 करोड़ एडमिट किए और उसे भी बस 455 करोड़ में सेटल कर दिया। टोटल कर्जे का बस 0.92%। है ना कमाल? सोचने वाली बात है कि आम आदमी के 1 लाख के लोन के लिए लोन एजेंट पीछे पड़ जाते हैं, घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों को भी तंग कर देते हैं। इन्हें एनसीएलटी की सुविधा क्यों नहीं मिलती? आपको एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन इतनी कैलकुलेशंस करने के बाद भी 7 से 10% पे मिलता है। और गैस कीजिए, कॉर्पोरेट्स को 1,000 करोड़ का लोन कितने इंटरेस्ट पे मिलता है? 10, 8, 6%? नहीं, 4%। जब आरबीआई 100 करोड़ से ऊपर के लोन्स का डेटा जारी ही नहीं करता तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी ना बताएगा। इसीलिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती कि आओ 1,000 करोड़ का लोन ले लो, बस 5%। गुजरात से हो तो स्पेशल डिस्काउंट 4%। जहां 10 लाख का पर्सनल लोन 10% से कम में नहीं मिलता, वहां टाटा ग्रुप को एयर इंडिया खरीदते वक्त 15,000 करोड़ का लोन 4.25% पे मिला। अभी रिसेंटली एलआईसी ने अडानी पोर्ट्स को 5,000 करोड़ का लोन 7.75% पर एनम पे दिया है। आप ही बताइए, क्या आज कोई एजुकेशन लोन आपको 8% के रेट से कम में मिल सकता है? और तो और आपका लोन किसी और को बेचा जा सकता है। जी, आरबीआई ने बैंक्स को ये परमिशन 2022 में ही दे दी थी। अब बैंक्स अपने लोन्स को डिफॉल्ट होने से पहले ही किसी थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं। इससे बैंक्स को अपनी बैलेंस शीट क्लीन रखने में मदद मिलती है। और जिसने कर्ज लिया है उसका क्या होता है? ये ऐसा है जैसे कि आपका बॉस चेंज हो जाए। पहले ए को पैसे देने थे तो अब बी को देने होंगे, लेकिन बी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को बदल सकता है। पैसे की रिकवरी के लिए आपके घर गुंडे भी भेज सकता है। सोचिए, जिस कंपनी का काम ही ये है कि दूसरों के लोन्स खरीदना और उनको रिकवर करना, वो कैसे कैसे तरीके अपनाते होंगे। सितंबर 2024 में एचडीएफसी बैंक ने 60 बिलियन रुपए के हाउसिंग लोन्स दूसरे बैंक्स को दे दिए। इसी जनवरी में कोटक महिंद्रा बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर इंडिया के पर्सनल लोन्स खरीद लिए 3,330 करोड़ में। तो बैंक्स का तो फायदा ही है और आपकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ है हमारा प्यारा कॉर्पोरेट सेक्टर। आप जानते ही हैं कि इनको ना सिर्फ लोन आराम से मिल जाते हैं और कम इंटरेस्ट पे भी मिलते हैं, बल्कि कभी कभी तो चुकाने भी नहीं पड़ते। जहां एक लोन से आदमी का क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है और उसे दूसरा लोन नहीं मिलता, कॉर्पोरेट्स के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एक कंपनी बंद हो गई तो क्या हुआ, दूसरी कंपनी के नाम पे लोन ले लो। इनके अलावा एक और स्पेशल सुविधा आरबीआई इनको दे रहा है, प्राइवेसी। आम लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट बैंक्स के बाहर दीवार
दीवार पर, पेड़ पर चिपका दी जाती है। कोई भी आने जाने वाला उसको देख सकता है। लेकिन कॉर्पोरेट्स और अमीरों के साथ ऐसा नहीं होता। कितने आरटीआईज डालने पड़ते हैं, कितनी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तब जाके दबे छिपे उनका नाम बाहर आता है। आरबीआई ने जब टॉप 100 डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी की, तब भी उन्होंने लोगों के नाम नहीं बताए। बस कह दिया कि 2664 कॉर्पोरेट विलफुल डिफॉल्टर्स हैं और इनका 1,96,000 करोड़ बकाया है। अब नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया जा रहा है, जो सिटीजन्स की प्राइवेसी की बात करता है। ये भी इन्हीं डिफॉल्टर्स के काम आने वाला है। अब ये लोग आराम से कह सकते हैं कि हमारी कंसेंट के बिना हमारा नाम बाहर नहीं आ सकता। पर जो लोन पर आपने डिफॉल्ट किया है, वो क्या जनता की कंसेंट लेकर किया था? बैंक्स कॉर्पोरेट्स को ना सिर्फ सुविधाएं दे रहे हैं, वो उनके साथ कोलैब भी कर रहे हैं। पहले आरबीआई के रूल्स कहते थे कि बैंक्स के अलावा बस एनबीएफसीज ही लोन दे सकते हैं, वो भी बस कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स में, जैसे कि फार्म लोन्स, एमएसएमई लोन्स एक्सेट्रा। पर अब कोई भी, जैसे कॉर्पोरेट्स या फिनटेक, बैंक से लोन ले सकते हैं और ध्यान से सुनिए, उसी लोन को आगे किसी और को दे सकते हैं। है ना कमाल का बिजनेस? ऑब्वियसली जितने में लिया है उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर ही देंगे। अब फिनटेक से लेकर कॉर्पोरेट्स इस बिजनेस में कूद पड़े हैं। अडानी कैपिटल ने एसबीआई के साथ पार्टनरशिप की है। साथ मिलकर ये लोग फार्मर्स को ट्रैक्टर और फार्मिंग टूल्स के लिए लोन देंगे। मतलब एसबीआई लोन देगा और अडानी कैपिटल क्या करेगा? वो किसको लोन देना है ये बताएगा। क्या रियली? एसबीआई को लगता है कि जहां वो नहीं पहुंच पाया, वहां अडानी कैपिटल पहुंच सकता है। प्रॉफिट के लिए काम करने वाली एक कंपनी दूर रूरल इलाकों में किसानों को लोन देने जाएगी। फिर भी ऐसे खूब सारे कोलैप्स हो रहे हैं। अब तो आरबीआई को ही इस मॉडल को लेकर चिंता होने लगी है। एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने सीएनबीसी को बताया कि ऐसी संस्थाएं पर्सनल अनसिक्योर्ड लोन्स ज्यादा दे रही हैं, जिससे आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। बैंकिंग के मॉडल में पब्लिक बैंक्स जो सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं और आम आदमी को कुछ सुविधाएं देते हैं, इनको पीछे छोड़कर फॉरेन इंटरेस्ट को बूस्ट किया जा रहा है। 2020 में एसबीआई ने यस बैंक को डूबने से बचा लिया। उसमें 7,250 करोड़ लगाया। जैसे और बैंक्स को एसबीआई में मर्ज कर लिया गया, इसको भी कर सकते थे। लेकिन ये सब छोड़कर यस बैंक के 20% स्टेक 13,482 करोड़ में जापान के एसएमबीसी बैंक को बेच दी गई। इसी तरह 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक को सिंगापुर की डीबीएस बैंक को सौंप दिया गया। यही कहानी अब आगे आप कई बार सुनने वाले हैं, क्योंकि आरबीआई सीरियसली बैंक ओनरशिप के रूल्स को बदल रहा है। 2014 में रीजनल रूरल बैंक्स को मिलाकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉइज की संख्या 2,13,700 थी। कुल एम्प्लॉइज का 91%। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स के एम्प्लॉइज की संख्या 20,600 थी, बस 9%। सरकारी बैंक्स की 1,02,000 ब्रांचेस थी और प्राइवेट बैंक्स की बस 18,700। 11 साल में इन नंबर्स को बेहतर होना था, लेकिन 2025 में पब्लिक बैंक्स और रीजनल बैंक्स के एम्प्लॉइज की संख्या है 8,45,315। वहीं प्राइवेट बैंक्स के एम्प्लॉइज की संख्या बढ़कर 10,55,382 हो गई है। इसी से आपको पता चल जाता है कि सरकारी बैंक्स को कमजोर रखा जा रहा है, आधी वर्कफोर्स से काम लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एसबीआई के 50 करोड़ कस्टमर्स हैं, वहीं एचडीएफसी बैंक के टोटल कस्टमर्स हैं 12 करोड़। तो एसबीआई के एम्प्लॉइज एचडीएफसी बैंक से कई गुना ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक जल्द ही एसबीआई के एम्प्लॉइज की संख्या को ओवरटेक कर सकता है। 2025 में एसबीआई के एम्प्लॉइज हैं 2,36,226 और एचडीएफसी के एम्प्लॉइज हैं 2,14,521। अब आप ही सोचिए कि एसबीआई के एम्प्लॉइज पर प्रेशर नहीं होगा तो किस पर होगा? आप लंच टाइम पर मीम बनाकर हंस सकते हैं, लेकिन उसी बैंक के मैनेजर को बैंकिंग के अलावा क्रेडिट कार्ड, एसआईपी, म्यूचुअल फंड और 10 करोड़ के लोन बांटने के टारगेट्स दिए जा रहे हैं। कभी भी कोई भी कह देता है कि सरकारी बैंक में तो कोई सुविधा ही नहीं है, घंटे घंटे लाइंस में खड़े रहना पड़ता है। वजह साफ है, बैंकिंग मॉडल से सरकारी बैंकिंग को आउट करने की तैयारी है। एम्प्लॉइज ही नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स भी रुकी हुई हैं। 12 पब्लिक बैंक्स में टोटल 190 सैंक्शन्ड बोर्ड लेवल पोजीशंस हैं। इनमें से 75 से ज्यादा खाली पड़ी हैं। स्पेशली एम्प्लॉय एंड ऑफिसर डायरेक्टर्स के ना होने से एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स की आवाज टॉप मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचती। ये पोजीशंस बैंक की यूनियंस को रिप्रेजेंट करती हैं और इनको ना भरना बताता है कि टॉप मैनेजमेंट और लोगों को दूर रखा जा रहा है। जब
जब तब आराम से सरकारी बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की बात कह दी जाती है। इनफैक्ट बैंकिंग का पूरा मॉडल ही प्राइवेट फर्स्ट और प्रॉफिट फर्स्ट बन रहा है। इसीलिए ना पब्लिक बैंक्स में नए लोगों की भर्ती हो रही है, ना ही सबसे जरूरतमंद तक लोन पहुंच रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो सरकारी बैंक्स प्राइवेट बैंक्स से पिछड़ जाएंगे, लेकिन शायद यही तो प्लान है। दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।